कामचोर। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये कामचोर पे है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगेगा। तो अगर हमारा स्टोरी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ है कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के इस तरह से दुबले पतले भी नहीं हैं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध स्टार्ट हो गई। सुराहियाँ इधर उधर लुढ़कने लगी। इधर गए उधर कपड़े भी भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे, कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझो कि अब उसे काम करना है, ये इसलिए कि ये बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। हम काम करने की तैयार तो हैं, काम बताया जाए। दोहरा दिए हम लोग सब। बहुत से काम हैं जो तुमको कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में ले जाओ और कूड़ा की तरह इसे साफ कर दो। पैरों में पानी देना है और भाई मुफ्त में तो काम हम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिल जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो इन्हें भी तनख्वाह मिलेगी। खुदा के लिए घर में ना इसे साफ करो, लेकिन बच्चा कहाँ सुनता है। घर में ही बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना भी नहीं की थी। तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्श दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर पटकना शुरू किया, झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गई। खांसते खांसते हम सब बेदम हो गए। सारे धूल जो दरी पर थी सो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जमी हुई थी, नाक और कान में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोग को तुरंत आंगन निकलना पड़ा, क्योंकि बच्चों को मना कर दिया था कि आंगन में फर्श की सफाई होगी। लेकिन बच्चे वहाँ, हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने की फैसला भी कर लिया। झाड़ू क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत हो गए, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करते दे, इंसान काम करे। अब ज़र्रा ज़र्रा सी बात पर टोकने लगे अम्मा जी। सब लोगों ने कहा करने दो, टोको नहीं, रोको नहीं। अम्मा जी बहुत परेशान थी। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पैरों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, मसले, भिगोने हर तरफ से लूट हो गई। जिन्हें जो चीज़ मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास भी लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। टॉमस टास किसी बाल्टी का पतीला, पतीले पे लोटा, भिगोने डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कहानियाँ इस तरह से आगे बढ़ी कि उसके आगे बर्तन फौरन बड़े भाई बहनों, मामू और मौसिया फूफिया के उमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुंशी में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए। 4 आने प्रति बच्चों के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पैरों को देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम
मुर्गियाँ ही बंद कर दें, बस शाम ही से जो बाँस छिड़ी हाथ पड़ी। लेकिन मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दरबे दरबे, पर मुर्गियाँ तो भाग रहे हैं। पर साहिबा, मुर्गियाँ को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग हरकत कर रही थी, इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों पे, जिस पे मैंने चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल कर आ गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला प्याले खाली हो गए। सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूले सिर पर लगी हुई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के फूले हुए पादान में कूद पड़ा और कत्थे चूने लुथरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बेन कल को ऊंट बनी चारों तरफ से दौड़ रही थी, एक भी दरबे में जाने को राजी न थी। इधर किसी की सूझी कि जो भेड़ आई हुई थी, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर तो सबको सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर थी। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फैलाती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ी गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर कोखरी, चंपा, सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मोलगानी बुआ की कुछ बातें बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौनती मेंगती छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गूंज सुनती हुई हमला करती रही। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों से की सैर कर रही थी। दुपट्टे से उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पे टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगा जैसे रुई की तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती है, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी और इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर छोड़कर उठे और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाएगा। बस झूले को रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांधा। अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागे तो पहले चाचा जी समझने कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भौचाल भी आया हुआ। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक धूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोल देना ही चाहिए, उसने सोचा और इसको जल्दी से उसने तत्काल बछड़ा खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी।
बछड़ा तत्काल जुट गया धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों की 3/4 में हो गए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पहुँच गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या तो मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी की करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चित कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी ही नहीं पिएंगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको काम करते रहना चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ इसी तरह से उद्यम मचाते रहेंगे और कुछ काम सीखते रहना चाहिए। तो हमारा जो ये कहानी का संदेश यही देता है कि बच्चों को कुछ कुछ काम छोटे से ही करवाते रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।